फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का 18th मॉड्यूल। तो आपको याद होगा पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा था अबाउट किसके बारे में पढ़ा था? हाँ, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। और आज इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम के बारे में। क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। आप जानते हैं कि इंडियन कॉटन पूरे वर्ल्ड में फेमस थी और स्पेशली यूरोपियन मार्केट्स में इंडियन कॉटन की बहुत डिमांड थी। फाइन कॉटन मतलब जो वेरी हाई क्वालिटी का कॉटन होता है, बड़ा स्मूथ और सॉफ्ट कॉटन जो होता है, जो इंडिया में बनता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। अब जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन से ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चरर्स के जो नंबर्स थे वो बढ़ गए, क्योंकि इंडस्ट्रीज आ गई तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आ गए मार्केट में, तो इनके नंबर्स बढ़ गए और ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया गया कि कॉटन इंपोर्ट्स पर, यानी जो कॉटन इंडिया से आ रहा था उस पर, इंपोर्ट्स पर रोक लगा दिया जाए और जो लोकल ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। जो कॉटन क्लॉथ इंडिया से आता था उस पर टैरिफ्स लगाए जाने लगे। टैरिफ्स मतलब टैक्सेस लगाए जाने लगे। और इन सब से क्या हुआ? इन सब से जो इंडियन कॉटन का इनफ्लो था इनटू ब्रिटेन वो डिक्लाइन हो गया, मतलब कम हो गया। और क्यों कम हुआ? क्योंकि टैरिफ्स लग गए और जो इंपोर्ट्स थे, कॉटन इंपोर्ट्स, उन पर रोक लगा दिया गया। तो इस वजह से इंडियन कॉटन इनफ्लो इनटू ब्रिटेन कम हो गया। और ये सब क्यों हुआ? जरा सोच के बताओ। हाँ, ये सब इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ? ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चरर्स जो थे उनका नंबर बढ़ गया, वो बढ़ गए मार्केट में। और इसीलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको प्रेशराइज किया गया कि कॉटन इंपोर्ट्स पर रोक लगा दिया जाए और जो लोकल ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। और जो कॉटन इंडिया से आता था उस पर टैक्सेस लगा दिए जाए। तो अब बताओ इन सब से क्या हुआ? हाँ, इन सब से इंडियन कॉटन का इनफ्लो इनटू ब्रिटेन डिक्लाइन हो गया, कम हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अर्ली 19th सेंचुरी से ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ओवरसीज मार्केट्स ढूंढने लगे अपने क्लॉथ के लिए, क्योंकि क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ गया था बिकॉज ऑफ व्हाट? इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे कॉटन क्लॉथ के, वो अपने लिए ओवरसीज मार्केट्स ढूंढने लगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है। इस दौरान, मतलब ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, इंडिया के कॉटन एक्सपोर्ट्स में काफी डिक्लाइन हुआ। हेवी टैरिफ्स की वजह से इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स ब्रिटिश मार्केट में जा ही नहीं पा रही थी। इसके अलावा दूसरी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इंडियन टेक्सटाइल्स को काफी कंपटीशन फेस करना पड़ा। अगर हम इंडिया के एक्सपोर्ट्स की तरफ देखें तो कॉटन टेक्सटाइल्स के शेयर में एक रैपिड डिक्लाइन हुआ। क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ। और इंस्टेड ऑफ द मार्केट पिकिंग अप, वो डिक्लाइन कर गया। ईयर 1800 में अगर अराउंड 30% कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट होते थे
तो 1815 में ये डिक्लाइन होकर अबाउट 15% हो गए और 1870s तक आते आते 3% से भी कम हो गया एक्सपोर्ट। सो आप जान ही गए हैं कि कितना ज्यादा डिक्लाइन हुआ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स में। तो कैसे हुआ डिक्लाइन, जरा इसको एक बार और समझ लेते हैं कि ईयर 1800 में अगर 30% कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट होते थे तो क्या हुआ 1815 में, 15 इयर्स लेटर ये इतना डिक्लाइन हो गया कि ये रह गया अबाउट 15%, हाफ हो गया। और 1870s तक आते आते 3% से भी कम हो गया। तो इस तरह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट था वो डिक्लाइन हो गया। इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं इस समय हम। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट नहीं होते थे तो सोचो फिर क्या एक्सपोर्ट होता होगा। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक्सपोर्ट तो डिक्लाइन हुआ, मगर रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो बने बनाए गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इसका एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ, मगर किसका हुआ, किसका बढ़ा? रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट बढ़ गया। अब इसे थोड़ा एनालाइज करते हैं। 1812 और 1871 के बीच रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स का जो शेयर था 5% से बढ़कर 35% हो गया। इसके अलावा इंडिगो, जिसे हम नील कहते हैं और जिससे कपड़ों को डाई किया जाता था उस समय, तो वो कई सालों तक एक इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट बना। एक और इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट था, वो था ओपियम। तो अभी हमने बात करी रॉ मटेरियल्स, जिसमें रॉ कॉटन की बात करी, फिर हमने इंडिगो की बात करी, फिर हमने ओपियम की बात करी। जो ब्रिटिश थे वो इंडिया में ओपियम उगाते थे। They were growing opium in India और उसे चाइना एक्सपोर्ट करते थे। उगाते इंडिया में थे, एक्सपोर्ट करते थे चाइना को। 1820s में ओपियम इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट था। जो ब्रिटिश थे इंडिया में ओपियम उगाते थे और उसे चाइना एक्सपोर्ट करते थे, और इससे जो मनी अर्न होता था, मतलब जो प्रॉफिट होता था, वो क्या करते थे? उससे वो चाइना से अपने लिए टी और अदर आइटम्स खरीदते थे, मतलब उन्हें इंपोर्ट करते थे। तो सेल करते थे ओपियम और खरीदते थे टी एंड अदर आइटम्स। अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो इंडियन मार्केट्स में ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स की भरमार थी। इंडिया से फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ गई और ये आइटम्स सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किए जाने लगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, ब्रिटिश इंडियन सामान इंपोर्ट तो करते थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कई सारे आइटम्स इंडिया को एक्सपोर्ट करते थे। इंपोर्ट तो करते थे, मगर उससे ज्यादा उनका एक्सपोर्ट था टू इंडिया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन का इंडिया के साथ ट्रेड सरप्लस था। क्या था? ट्रेड सरप्लस था। सरप्लस का क्या मतलब होता है? सरप्लस का मतलब ज्यादा, एक्सेस, मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। ट्रेड सरप्लस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ब्रिटेन इंडिया से सामान इंपोर्ट करता है, खरीदता है,
अबाउट 500 करोड़ का, और इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, बेचता है 800 करोड़ का। तो ऐसे में ब्रिटेन ने 500 करोड़ खर्च करे बट अर्न करे 800 करोड़, तो 300 करोड़ का सरप्लस हुआ ना। तो ट्रेड सरप्लस तब होता है जब किसी कंट्री के एक्सपोर्ट्स की जो वैल्यू है उसके इंपोर्ट्स की वैल्यू से ज्यादा होती है, और वो भी ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। तो ट्रेड सरप्लस क्या हुआ? ट्रेड सरप्लस हुआ जब किसी कंट्री की जो एक्सपोर्ट्स की वैल्यू है वो ज्यादा होती है किससे? इंपोर्ट्स की वैल्यू से ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। तो the value of British exports to India was much higher than the value of British imports from India. Thus, Britain had a trade surplus with India. अब इसी surplus को, that is profit को, ब्रिटेन यूज करता था दूसरी कंट्रीज से जहां पे ट्रेड डेफिसिट यानी कम ट्रेड होता था, उसकी भरपाई करने के लिए। तो इस सरप्लस को कैसे यूज करता था ब्रिटेन? टू व्हाट डिड ब्रिटेन डू? यूज दिस सरप्लस टू बैलेंस इट्स ट्रेड डेफिसिट्स विद अदर कंट्रीज, दैट इज विद कंट्रीज from which Britain was importing more than it was selling to. तो ये हो गया हमारा ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या हुआ? वो तब होता है जब वैल्यू जो है इंपोर्ट्स की ज्यादा होती है और एक्सपोर्ट्स की कम होती है ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। तो जो ब्रिटेन था वो अपने सरप्लस को, अपनी प्रॉफिट को यूज करता था फॉर व्हाट? ओवरकमिंग द ट्रेड डेफिसिट। तो इसी तरह से एक मल्टीलैटरल सेटलमेंट सिस्टम काम करता था। मतलब एक कंट्री किसी कंट्री के साथ ज्यादा ट्रेड, दैट इज ट्रेड सरप्लस करती थी, तो जो एक्स्ट्रा पैसा होता था वो यूज किया जाता था जब वो कंट्री, मतलब जो ट्रेड करती थी, किसी और कंट्री के साथ ट्रेड डेफिसिट होता था उसका। तो ट्रेड डेफिसिट क्या हुआ? ट्रेड डेफिसिट का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक कंट्री, मतलब एक कंट्री के इंपोर्ट्स की वैल्यू एक्सीड करती है उसके एक्सपोर्ट्स की वैल्यू से ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। और इस सिचुएशन में कंट्री की जो करेंसी होती है उसका आउटफ्लो होता है, बाहर होता है, उसकी करेंसी बाहर चली जाती है। तो ये हो गया हमारा ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट। और जब कोई कंट्री ट्रेड सरप्लस जो है उसके प्रॉफिट से ट्रेड डेफिसिट को डील करती है, वो होता है मल्टीलैटरल सेटलमेंट सिस्टम। तो इंडिया ने ब्रिटेन की काफी हेल्प करी उसके ट्रेड डेफिसिट्स को बैलेंस करने के लिए, एंड देयरफॉर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वर्ल्ड इकोनॉमी में ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि ब्रिटेन जो है वो अपने सरप्लस, मतलब ट्रेड सरप्लस को बैलेंस करती थी ट्रेड डेफिसिट से, और वो भी किसके साथ? जब वो ट्रेड करती थी इंडिया के साथ। और इसी को कहते हैं मल्टीलैटरल सेटलमेंट सिस्टम। तो इस तरह से इंडिया ने ब्रिटेन की काफी हेल्प करी उसके ट्रेड डेफिसिट्स को बैलेंस करने में, और तभी हम कहते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी में ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब ब्रिटेन का इंडिया के साथ जो ट्रेड सरप्लस था उसने हेल्प किया ब्रिटेन के होम चार्जेस
पे करने के लिए। तो अब ये होम चार्जेस क्या होते हैं? होम चार्जेस यानी ब्रिटिश ऑफिशियल्स और ट्रेडर्स के प्राइवेट रेमिटेंसेस, यानी वो पैसा जो वो ब्रिटेन भेजते थे अपनी फैमिलीज के लिए। और ये इसलिए भी यूज होता था इंटरेस्ट पे करने के लिए और उन ब्रिटिश ऑफिशियल्स की पेंशन्स को फंड करने के लिए जो इंडिया में सर्व कर चुके थे। तो इस तरह से ट्रेड सरप्लस ऑफ ब्रिटेन वाज यूज्ड। तो अभी तक हमने समझा अबाउट इंडियाज ट्रेड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो चलते हैं और करते हैं एक क्विक रीकैप। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चरर्स का जो नंबर था वो बहुत बढ़ गया और ब्रिटेन गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ने लगा कि कॉटन इंपोर्ट पर रोक लगाया जाए ताकि ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके। जो इंडियन कॉटन था वो बहुत हाई डिमांड में था यूरोपियन मार्केट्स में। उस पर अब जो है भारी टैक्सेस लगाए जाने लगे, टैरिफ्स लगाए जाने लगे और इससे क्या हुआ? इससे इंडियन कॉटन जो ब्रिटेन में इंपोर्ट होता था वो डिक्लाइन होने लगा। तो क्या हुआ बताओ? इंडियन कॉटन जो ब्रिटेन में इंपोर्ट होता था वो डिक्लाइन होने लगा कि इंडियन टेक्सटाइल्स को दूसरी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी कंपटीशन फेस करना पड़ा। तो इससे क्या हुआ? इससे एक्सपोर्ट्स बहुत गिर गए। अब लेकिन 19th सेंचुरी में इंडिया का फूड ग्रेन और रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट था वो बढ़ गया। कहाँ बढ़ गया? ब्रिटेन और अदर कंट्रीज में बढ़ गया। तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का जो था एक्सपोर्ट वो तो घट गया, लेकिन रॉ मटेरियल का जो इंपोर्ट था वो बढ़ गया। अब ब्रिटेन जो था वो जितना इंपोर्ट करता था इंडिया को उससे कहीं ज्यादा एक्सपोर्ट करता था, जिससे इंडिया के साथ ब्रिटेन का ट्रेड सरप्लस हुआ। ट्रेड सरप्लस को ब्रिटेन यूज करता था ट्रेड डेफिसिट की भरपाई करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए और होम चार्जेस को पे करने के लिए। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, British cotton manufacture began to expand, and industrialists pressurized the government to restrict cotton imports and protect local industries. Tariffs were imposed on cotton cloth imports into Britain. Consequently, the inflow of fine Indian cotton began to decline. Indian textiles now faced stiff competition in other international markets too. The exports of manufactures declined rapidly. But in the 19th century, export of food grains and raw materials increased equally fast. The value of British exports to India was much higher than the value of British imports from India. Thus, Britain had a trade surplus with India. Britain used this surplus to balance its trade deficits with other countries, that is, with countries from which Britain was importing more than it was exporting or selling. Britain's trade surplus in India also helped to pay the so-called British home charges. तो अब यह मॉड्यूल हमारा यहीं खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा है और उनका रिवीजन भी करा है।